एटॉमिक मॉडल को ही पढ़ रहे थे। तो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हमने रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल देखा, फिर रदरफोर्ड का मॉडल देखा, फिर उसके बाद हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल देखा। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस पाई गई। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मॉडल बनाया गया जो कि जनरल भी था, मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम पर वो एप्लीकेबल हो सके, और जनरल था और सुटेबल था। ऐसा एक एटॉमिक मॉडल डेवलप किया गया। वो किसके बेस पर किया गया? वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये मॉडल जो था एटॉमिक मॉडल वो बनाया गया। तो ये इसका मतलब इसका बेस क्या था? तो इसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का, उसका बेस एक तो ये है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दोनों को ध्यान में, मतलब ये दोनों का बेस लेकर क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया गया। मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मॉडल बना है, तो उसमें इनका बहुत मेन रोल होता है दोनों का। तो देखिए ड्यूअल बिहेवियर पहले हम पढ़ेंगे, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये क्या होता है कि जैसे कि रेडिएशन है, तो रेडिएशन हम ऐसा बताया गया है कि रेडिएशन जो होती है उसमें ड्यूअल नेचर होता है। मतलब कि ये किसके जैसे भी बिहेव करती है, ये वेव नेचर भी शो करती है। रेडिएशन जो होती है ये वेव नेचर को भी शो करती है, और इसी के साथ ही ये पार्टिकल नेचर को भी शो करती है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रेडिएशन के लिए नहीं है, कोई भी मैटर है तो वो मैटर कौन सा नेचर भी शो करेगा। वो मैटर जो है वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, दोनों पर एप्लीकेबल होगा ड्यूअल नेचर। उन्होंने कहा कोई भी मैटर है तो वो मैटर कौन सा नेचर भी रखेगी, वेव नेचर भी रखेगी और पार्टिकल नेचर भी रखेगी। तो ऐसा किस बेस पर बोला उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी जो मैटर होती है श्योरली उसमें उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। कोई भी जो मैटर है उसमें उसका वेवलेंथ होगा, और मास तो होता ही है मैटर का। तो यदि उसका मास होता है तो मास होने के कारण उसमें मोमेंटम तो हो गई, मोमेंटम तो उसमें हो गई, क्योंकि mv इज इक्वल टू क्या होता है, p मोमेंटम। तो यदि उसमें मास है तो उसका मोमेंटम हो गई, और यदि उस मैटर की वेवलेंथ होती है तो वो वेवलेंथ क्या करेगी, वेव नेचर शो करेगी। वेव नेचर जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह फिनोमिना जो होती है उसको शो करेगी। तो हर मैटर के पास उसकी वेवलेंथ भी होती है और मास भी होती है। मास होती है इसलिए वो मोमेंटम शो करता है, और क्योंकि वेवलेंथ होती है उस पार्टिकल की इसलिए वो उसका वेव नेचर शो करता है। तो ये था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, कि किसी भी मैटर का के दो नेचर होते हैं, एक तो उसका वेव नेचर होता है और एक उसका पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है। अब हुआ क्या कि जो एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा कि यदि मैटर में ये दोनों नेचर है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, मतलब कि यदि उसमें वेवलेंथ है और मोमेंटम है, मैटर माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक दोनों ना, तो यदि उसमें तो मतलब वेव नेचर है मतलब वेवलेंथ है, पार्टिकल नेचर मतलब उसमें मोमेंटम है, तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। उन्होंने कहा यदि एक ही मैटर में ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि उन्होंने एक डेरिवेशन को डिराइव किया। कैसे डिराइव किया? उन्होंने कहा कि जो आइंस्टीन थे इन्होंने बताया कि E इज इक्वल्स टू होता है mc स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्लांक ने एनर्जी के बारे में बताया, तो प्लांक ने क्या बताया है कि E इज इक्वल्स टू होता है h न्यू, प्लांक कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वही एनर्जी होता है। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेट करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू। यदि हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं c से, तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा,
mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय c इज इक्वल्स टू h न्यू डिवाइडेड बाय c। तो ये तो c से c कट जाएगा। mc का मतलब होता है p। यदि ये c मतलब कि यहाँ पर लाइट की स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो यदि हम इसको v ले लें तो भी चलेगा, वेलोसिटी। तो mv मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है mv मतलब p, मास इंटू वेलोसिटी। तो ऐसे यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया मोमेंटम p। ये तो कट हो गया था, यहाँ पर mc बचा, तो mc की जगह आ गया p इज इक्वल्स टू h इंटू न्यू बाय सी। तो न्यू बाय सी जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन लैम्डा के। कैसे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, c इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू। तो यदि हम 1 अपॉन लैम्डा करें तो ये न्यू बाय सी हो जाएगा। तो न्यू बाय सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। तो यदि ये कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, तो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। इसका मतलब ये होता है कि ये p का मतलब क्या है, mv इस p का मतलब यही है। तो मतलब कि मास जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी छोटी होगी, और वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी मास उतना कम होगा। यही यहाँ से रिलेशनशिप निकल रहा है। इसीलिए क्या होता है कि जो पार्टिकल बड़े होते हैं, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं या जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, उनकी हमें वेवलेंथ नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे हमारी भी हमें वेवलेंथ नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि वो दिखाई नहीं पड़ती है। अच्छा, ये डेरिवेशन आया, ठीक है। ये किसने बताया? डी ब्रॉगली ने बताया कि जो मोमेंटम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ। यदि वेवलेंथ बड़ी होगी तो मास कम होगा, और मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी। अच्छा, ये रिलेशनशिप जो उन्होंने बनाया था, इसको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूफ भी किया। रिलेशनशिप था कि उन्होंने बताया, ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग बताया कि उसमें मास मतलब मोमेंटम एंड वेवलेंथ उसकी होती है, तो इसीलिए वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी वो शो करता है। तो ये जो उन्होंने रिलेशनशिप डिराइव किया था, इसको उन्होंने प्रूफ भी किया। तो इस एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इसको प्रेडिक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन बीम को जब पास कराया जाता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है, इलेक्ट्रॉन वैसे तो एक पार्टिकल है, इसको हम मानते ही हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, ठीक है। तो वो पार्टिकल तो है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जब हम इसको पास कराते हैं किसी भी चीज में से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है ये डिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब इसमें डिफ्रैक्शन को शो करती है। तो डिफ्रैक्शन कौन शो करता है? ये तो वेव नेचर है, ठीक है। तो वेव की प्रॉपर्टी है ना डिफ्रैक्शन। तो इसीलिए ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? वेवलेंथ भी होती है। ये उन्होंने प्रूफ किया कि ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो, दोनों बॉडी पर ये एप्लीकेबल है ये रिलेशनशिप। जैसे कि ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो पार्टिकल तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम क्या शो करती है? डिफ्रैक्शन भी शो करती है। डिफ्रैक्शन जैसी फिनोमिना को इलेक्ट्रॉन बीम शो करती है। इसका मतलब ये है कि इसमें वेवलेंथ है, इसका मतलब ये है कि ये वेव नेचर को शो कर रही है, ये वेव नेचर को शो कर रही है, ठीक है। इसी के बेस पर क्या बनाया गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया है, इसी प्रॉपर्टी का। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम का जो डिफ्रैक्शन होता है ना, उसी के बेस पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया। और ये जो माइक्रोस्कोप है कितना बड़ा करके दिखाता है कि हमारे टीचर थे वो बोलते थे कि यदि एक जो हमारा बहुत पतला सा बाल होता है ना, उसको यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा जाए, तो जो बहुत लंबी 4 लाइन जो चौड़ी रोड होती है ना, उसके बराबर, उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा दिखेगा। कितना बड़ा दिखेगा? मतलब इतना लार्ज करके 150 लाख टाइम्स इतना बड़ा करके दिखाता है ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
इतना ज्यादा मैग्नीफाइड करके दिखाता है जो भी ऑब्जेक्ट होता है, हम उसमें रखते हैं उसको। तो ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है और एक इसके थ्रू बनाई गई है, सिर्फ इसकी इसी प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्शन को शो करती है। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन वही है जैसे आपने देखा होगा कि कोई जैसे पानी है, ठीक है, उस पर यदि पत्थर फेंका जाए तो वो एक वेव चलती है, फिर उसमें उसकी दूसरी वेव चलती है, फिर दोनों वेव ऐसे बीच बीच में ऐसे ऐसे दिखती हैं आपको, जैसे ये जो वेव चल रही है, फिर ये वेव चल रही है, फिर ये वेव, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी के बेस पर बनाया गया। अब क्या है इसमें कि देखिए ये जो मोमेंटम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, मतलब कि इसका मास जो है वो तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है मतलब बहुत कम है, इसीलिए हमें इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाती है, ऑब्जर्व। और जो बड़े माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेवलेंथ हमें नहीं दिख पाती है। क्या बोला जाता है कि कोई भी बॉडी जो मोशन में है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो मोशन के टाइम पर उसकी वेवलेंथ उसमें होती है, लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जो होती हैं, तो उनका मास ज्यादा होता है, इसीलिए उनकी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है, उसका मास तो कितना कम है, तो नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसकी जो वेवलेंथ होती है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना तो इसका मास होता है नेग्लिजिबल जैसा इसका इलेक्ट्रॉन का, तो इसीलिए इसकी वेवलेंथ हमें डिटेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि ये इसका मास कम है। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है।